आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज आप मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी को देखोगे, वो भी एक ही वीडियो में, जिसमें आप मेरी स्ट्रगल को देखोगे कैसे मैंने यहाँ से भाई मानना पड़ेगा स्त्री 2 के मेकर्स को फाइनली शाहरुख खान के बर्थडे के दिन यानी कि आज से यहाँ तक का सफर तय किया एंड कैसे मैंने अपने आप को, अपनी वीडियोस को एंड अपने बोलने के तरीके को इम्प्रूव किया। वैसे तो मुझे इस वीडियो को मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने पर बनाना चाहिए था, बट मैंने सोचा क्यों नहीं इसे पहले ही बनाया जाए और लोगों को मोटिवेट किया जाए ताकि मेरे साथ साथ आपका भी सपना पूरा हो सके, क्योंकि जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। एंड यकीन मानो, अगर आप इस वीडियो को स्किप करके ही सही लेकिन पूरा देखोगे तो आपको थोड़ा सा ही सही लेकिन मोटिवेशन जरूर मिलेगा, तो वीडियो एंड तक देखना। भाई मानना पड़ेगा स्त्री 2 के मेकर्स को, 1 मिनट के टीजर में ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया गया है जिससे आगे क्या होने वाला है ये कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अच्छे से देखने पर ऐसा लग रहा है कि जहां से स्त्री मूवी का एंड हुआ था वहीं से स्त्री 2 मूवी स्टार्ट होने वाला है। अगर अभी तक आपने स्त्री 2 का टीजर नहीं देखा है तो मेरे पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो क्या दिखाया है इस टीजर में और आगे क्या होने वाला है, चलिए बात करते हैं। स्त्री मूवी में जहाँ स्त्री के स्टैचू से मूवी एंड हुआ था, स्त्री 2 में वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे कि कुछ लोग स्त्री के स्टैचू पर दुख डालते दिख रहे, तो जैसे कि हमें पता है कि स्त्री दो चीजों की भूखी थी, प्यार और इज्जत की। तो जब स्त्री को गांव वालों से वो इज्जत मिल रहा है तो हो सकता है कि वो अब गांव में नहीं जाती होगी, लेकिन जैसे कि टीजर में एक लेडीज चलते हुए दिख रही है और लेडीजों को अपना निशाना बना रही है, ऐसा ओल्ड स्त्री नहीं करती, वो केवल पुरुषों को अपना निशाना बनाती। टीजर में गांव वालों को जैसे मैनिपुलेट किया गया है और उनके आंखों का कलर जैसे है, इससे डेफिनेटली पता चलता है कि वो स्त्री 1 वाली स्त्री नहीं है, क्योंकि वो पुरुषों को मैनिपुलेट तो करती है पर इतने सारे को मुझे नहीं लगता। स्त्री 1 में जो स्त्री थी वो जब पुरुषों को मैनिपुलेट करती थी तो उसके आंखों का कलर रेड होता था, जो कि इसमें व्हाइट दिख रहा है। स्त्री 2 में डेफिनेटली कोई न्यू स्त्री ही आई जो महिलाओं और पुरुषों दोनों को अपना निशाना बना रही है। तो विक्की ओल्ड स्त्री को बुलाने जाएगा, जैसे कि वो इस सीन में स्त्री को मना रहा, और अगले सीन में विक्की बोलता है कि वो तो सच में वापस आ गई और गांव वाले खुश भी हो रहे हैं, मतलब गांव वालों को किसी नए स्त्री से खतरा है जिससे लड़ने के लिए उन्हें ओल्ड स्त्री की जरूरत है। स्त्री में पंकज त्रिपाठी यानी रुद्र की बुक का पेज फटा हुआ था, वो भी मिल चुका है, जैसे कि आप रुद्र के हाथों में उस फटे हुए पन्ने को देख सकते हैं। भेड़िया भी स्त्री यूनिवर्स का हिस्सा है, तो हो सकता है कि स्त्री 2 में तो वरुण धवन भी भेड़िए के रूप में देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक कि ट्रेलर ना आ जाए। श्रद्धा कपूर का मेन मोटिव क्या है, कहीं वही तो ये सब नहीं करवा रही। अभी जस्ट मैं देवरा पार्ट 1 देख कर आ रहा हूँ और इसने मेरे पूरे एक्सपेक्टेशन पर मुद दिया। भाई इतना गंदा CGI VFX यूज हुआ है कि कहीं पर भी नहीं लगता कि वो रियलिस्टिक है, जिसके बारे में मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू करते समय भी बोला। इसकी कहानी है समुद्री तट पर बसे 4 गांवों की, जहां के लोग अपने देश की धरोहर को बचाने के लिए इतना लड़ाई लड़ा कि वो समुद्र खून से लाल हो गया था, जिसकी वजह से उस समुद्र को लाल सागर कहा जाने लगा। बट उसके वंशज इंक्लूडिंग देवरा अपने पूर्वजों के अपोजिट काम करते हैं। वो लोग समुद्री जहाजों से गैर कानूनी सामान को चुराकर स्मगलर को दे देते हैं, जिसके बाद कुछ ऐसा घटना घटता है जिसके बाद देवरा वो काम छोड़ देता है और वो बाकी लोगों को भी वो काम छोड़ने के लिए बोलता है, और जो लोग उसकी बातों को नहीं मानते वो उन लोगों को जान से मार देता है, जिसकी वजह से लोग समुद्र पर सिर्फ मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। बट एक दिन देवरा सबको मारकर समुद्र में चला जाता है, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। अब देवरा क्यों भगा और वो जिंदा है भी कि नहीं, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। देवरा का एक बेटा भी है वरा, जो कि अपने बाप से बिल्कुल अपोजिट है। बाप खूंखार था तो बेटा बहुत ही डरपोक है। एक्टिंग की अगर बात करूं तो इसमें सभी का एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है, सिवाय जानवी कपूर को छोड़कर, और उसे मूवी में भी इसीलिए रखा है ताकि उससे आइटम सॉन्ग करवा सके और लोंडो को अट्रैक्ट कर सके। इसके अलावा उसकी मूवी में कोई काम नहीं। इसकी CGI VFX के साथ साथ इसका कैरेक्टर डेवलपिंग भी बहुत ही वीक है। इसका फर्स्ट हाफ तो सिर्फ कैरेक्टर बिल्डअप करने में ही निकल जाता है। इस मूवी में सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुआ है तो वो है भैरा के साथ, यानी कि सैफ अली खान के साथ। उसे इतना भौकाल कैरेक्टर तो दिया है बट उसे भीगी बिल्ली बनाकर रखे हैं। सैफ अली खान एंड जूनियर NTR के अलावा इसमें बहुत सारे फेमस एक्टर्स भी हैं जिनको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है। इसकी स्टोरी खैर जो भी हो, बट इसका डायरेक्शन अगर सही होता तो भी ये मूवी ऑडियंस का दिल जीत लेता और 500-600 करोड़ तो आराम से कमा लेता। इसमें जितने भी गूस बम्स वाले मूवमेंट थे उसको बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट किया है, जैसे कि खून से चांद को पूरा करने वाला सीन एंड तलवार को 2-3 जगह पर पटक कर पकड़ने वाला सीन। इनको इतना फास्ट दिखाया है कि वो गूस बम्स वाला मूवमेंट आकर भी चला जाता है
और फील भी नहीं होता। और इसके समुद्र में नाव, इन शार्क की फाइट वाली सीन की मैं क्या ही बात करूं। ऐसा लगता है कि अवतार वाटर ऑफ द वे का थर्ड कॉपी देख रहा हूं। जब देवरा नाव में छलांग लगाता है उस वाले सीन में तो ऐसा लगता है कि नाव को लकड़ी से बांधकर ऊपर नीचे किया जा रहा है और सस्ता सा वीएफएक्स लगाकर समुद्र बना दिया है। इसके आगे मैं और कुछ बोलूंगा तो मुझे ही बुरा फील होने लग जाएगा। सच कहूँ तो इस पूरे मूवी में मुझे सिर्फ समुद्री तट का फाइट और देवरा का शादी में डांस करने वाला सीन मुझे काफी पसंद आया। और इसको देखने के बाद मुझे पुष्पा एंड कंगुआ पर डाउट हो रहा है। इसके एंड में एक ट्विस्ट है जिसको इसके सेकंड पार्ट के लिए दिखाया जाता है। बाकी ये मूवी मुझे एवरेज लगा, जिसके सभी एक्शन सीन को इन्होंने क्रिएटिव एंड इम्प्रेसिव बनाने के लिए ट्रेलर में ही दिखा दिया है। पिछले साल 2023 में आई एक ऐसी के ड्रामा सीरीज जिसको देखने के बाद तुम सुसाइड करने के ख्याल से भी 100 बार सोचोगे। जिसमें होता क्या है, इस सीरीज का मेन कैरेक्टर किम सेयोंग अपनी जिंदगी के तकलीफों से तंग आकर अपनी छत से कूदकर सुसाइड कर लेता है, बट ये मौत को मंजूर नहीं होती। इस सीरीज में मौत एक लड़की है जिसे आप मौत की देवी भी कह सकते हैं, जो ये तय करती है कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नर्क। और वो किम सेयोंग को स्वर्ग और नर्क के बीच में अटका कर रखती है और वो उसे नर्क भेजने से पहले एक गेम खिलाती है जिसमें वो उसे 12 लाइफ देती है, जिसमें किम सेयोंग को उन 12 लाइफ में से कम एक लाइफ में जिंदा रहना है। इसकी स्टोरी आपको जितना आसान सुनने में लग रहा होगा, इसकी स्टोरी उतना ही डिफरेंट एंड ब्रूटल है, जिसमें मौत की देवी किम को उसी के शरीर में भेजती है जो मरने वाला होता है। किम सेयोंग की जिंदगी उसके मरने से पहले उतना भी बुरा नहीं था जितना कि वो समझता था। उसके पास एक माँ थी जो उसे बहुत प्यार करती थी, उसके पास एक गर्लफ्रेंड थी जो उसे समझती थी, उसके पास सिर्फ एक नौकरी नहीं थी जिससे वो अच्छी जिंदगी जी सके। और इसी की वजह से वो सुसाइड कर लेता है, जिसका रिग्रेट उसे मरने के बाद होता है। जब मौत की देवी उसे अलग अलग लोगों की शरीर में भेजती है तब जाकर उसे एहसास होता है कि जिंदगी के सही मायने क्या है। और असल जिंदगी में हम भी किम सेयोंग की तरह सब कुछ होते हुए भी किसी एक चीज की कमी की वजह से हम भी अपना जिंदगी खत्म करने की सोचते हैं, जो कि मेरे नजर में ये किसी चुतियापे से कम नहीं है। खैर, मैं आपको किसी मोटिवेशन स्पीकर की तरह ज्ञान नहीं देना चाहता, बस मैं आपसे यही कहूंगा कि तुम ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे चाहने वाले को तकलीफ हो। जब मौत किम सेयोंग को उसकी पहली लाइफ देता है तो उसे एक अमीर आदमी की शरीर मिलता है जो प्राइवेट जेट से कहीं जा रहा होता है, जो कि स्टार्टिंग में तो किम सेयोंग को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो सोच ही रहा होता है कि प्लेन में आग लगने से वो जलकर मर जाता है। उसके बाद उसे सेकेंड लाइफ एक पैराग्लाइडिंग करने वाले खिलाड़ी के रूप में मिलता है, जो बिना पैरासूट के 5000 फीट की ऊंचाई से एक जाली में उतरने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला होता है। और उस खिलाड़ी के 5000 फीट से कूदते ही किम सेयोंग को उसके शरीर में भेज दिया जाता है और उसके पास एक्सपीरियंस न होने की वजह से वो सही जगह पर उतर नहीं पाता है और वो नीचे गिरते ही उसका चटनी बन जाता है। और ऐसे ही उसे एक डरपोक स्टूडेंट, भिखारी, 6 महीने के बच्चे, मॉडल, पेंटर जैसे अलग अलग लोगों के बॉडी में उसे भेजा जाता है, जिसमें से एक उसकी माँ की बॉडी भी होती है। लेकिन चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो उन 12 लाइफ में से किसी में भी जिंदा नहीं बचता, इंक्लूडिंग उसकी माँ के शरीर में भी। और उसका 12 लाइफ खत्म होते ही इसका फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। सीरीज का नाम है डेथ गेम और ये आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगा, कोरियन लैंग्वेज में हिंदी सबटाइटल के साथ, जिसमें टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट से लेकर 1 घंटे का है, जो कि लंबा तो है बट काफी इंगेजिंग है। मुझे इस सीरीज की सबसे खास बात यही लगी कि ये स्क्विड गेम एंड एलिस एंड बॉर्डरलैंड की तरह तो है ही, इसमें स्वर्ग और नर्क का जो चूरन लगाकर स्टोरी में मसाला डाला गया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ऊपर से हर एक लाइफ के साथ एक न्यू कैरेक्टर जो नए नए चैलेंज से जूझ रहा होता है एंड कब कौन कहां से आकर उसका गेम बजा दे इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। सच कहूं तो मैंने इस सीरीज को कोरियन लैंग्वेज में हिंदी सबटाइटल के साथ इसके 8 एपिसोड को एक ही बार में कंप्लीट कर दिया। इस सीरीज को देखे हुए मुझे लगभग 1-1.5 महीना हो चुका है और इसके ऊपर मैंने पहले इसीलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा कि कोरियन डब है तो कौन ही देखेगा। बट अब सोचा कि जो लोग इसे कोरियन में नहीं देख सकते उनके तक इस सीरीज को हिंदी में पहुंचाया जाए। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या एसआरके की फैमिली मुफासा द लायन किंग को बचा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसका जवाब भी आपको आगे मिलेगा। आज मैंने डिज्नी की मोस्ट अवेटेड मूवी मुफासा द लायन किंग देखा, जो कि 2019 में आई द लायन किंग का प्रीक्वल है, जिसमें मुफासा के बेटे सिम्बा की स्टोरी को दिखाया गया था। बट इसमें सिम्बा के बाप यानी कि मुफासा की स्टोरी को दिखाया जाता है कि वो अपने जंगल का राजा कैसे बना। अगर तुमने इसका फर्स्ट पार्ट द लायन किंग को देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि इसके फर्स्ट पार्ट में भी शाहरुख खान और उसके बेटे ने ही आवाज दिया था, जो कि इस बार भी मुफासा और सिम्बा की आवाज को शाहरुख खान और उसके दोनों बेटे ने दिया है, जो कि आपको मूवी देखने पर पता चल जाएगा कि इसने किसको आवाज दिया है।
अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना, वरना कुछ चीजें ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसका फर्स्ट पार्ट को देख लें। स्टोरी लाइन की बात करें तो इसकी स्टोरी लाइन काफी डिसेंट है, जो कि आपको कुछ खास इम्प्रेस नहीं करती, और इसका रन टाइम सिर्फ 2 घंटे का होते हुए भी ये आपको बोरिंग लगने लगता है। अगर मैं इसको इसके फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करूं तो मुझे इसका फर्स्ट पार्ट इससे ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कुछ न कुछ चलते रहता है जो आपको स्टोरी से कनेक्ट करके रखता है। बट यहाँ मुफासा द लायन किंग में ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के 40-45 मिनट तक तो इसमें कुछ भी नहीं है। स्टोरी लाइन की बात करें तो इसकी स्टोरी लाइन सिम्बा की स्टोरी लाइन से काफी मिलती जुलती है, जिसको सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही बनाया गया है कि चलो इसके बेटे ने तो मोटा पैसा कमा कर दिया है तो इसके बाप के ऊपर भी मूवी बना देते हैं, वो भी पैसा कमा कर देगा। सिम्बा की तरह मुफासा भी बचपन में ही अपने फैमिली से बिछड़ जाता है और बड़ा होने के बाद अपने फैमिली से मिलने आता है, क्योंकि बीच बीच में सिम्बा की याद दिलाता है। एंड जो लायन किंग में स्कार था वो टाका से स्कार कैसे बना, एंड मुफासा और टाका के बीच दोस्ती से दुश्मनी कैसे हुआ, उसको भी दिखाया जाता है। इस मूवी की 3 चीजें मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। फर्स्ट है इसका CGI VFX, जो इसको काफी रियलिस्टिक फील कराता है। सेकेंड है इस मूवी की डिटेलिंग, जैसे कि वो बंदर, पेड़ और वो पहाड़ जो टूटकर इसमें एक चट्टान बन जाता है, और ये वही चट्टान है जिसपे सिम्बा चढ़कर दहाड़ता है। एंड थर्ड नंबर पर है इसकी वॉइस, जिसे SRK और उसके दोनों बेटों ने दिया, जिसे मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा तो नहीं कहूंगा, बट जितना भी है बहुत ही अच्छा है। अगर तुम्हें अपनी फैमिली या अपने बच्चों के साथ बैठकर मूवी देखना है तो ये मूवी बहुत ही अच्छी है, जिसे स्पेशली बच्चों के लिए ही बनाया गया है। इस मूवी की सबसे इरिटेटिंग चीज इसका सॉन्ग लगा, जो कि हर आधे घंटे में चलता है, जिसे अगर इंग्लिश में भी रखा होता तो भी चल जाता और ज्यादा कूल लगता। इस मूवी को मैं एक एवरेज मूवी ही कहूंगा, जो न तो ज्यादा अच्छी है न तो ज्यादा बुरी। डेडपूल 3 को टक्कर देने के लिए धनुष की रायन भी डेडपूल 3 के साथ में ही रिलीज हुआ है, जिसको मैंने देख लिया। तो कैसा है ये मूवी, सॉरी, तो इसमें क्या है खास और क्या है बकवास, आइए बात करते हैं। ये होमलैंडर वाला रायन नहीं है जो पावर होते हुए भी कुछ ना करे। ये वो रायन है जिसके भाई बहनों पर कोई आंख उठाकर भी देखता है तो वो उसे हमेशा के लिए सुला देता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। रायन एक ऐसी 3 भाई 1 बहन की स्टोरी है, जिसके माँ बाप शहर से आ रहे हैं बोलकर जाते हैं और लौट कर कभी नहीं आते हैं। उसके बाद रायन यानी कि धनुष के ऊपर उसके दोनों भाई और बहन की जिम्मेदारी आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी भाई बहन को लेकर शहर चले जाते हैं, जहाँ 2 गुंडों का राज चलता है और एक पुलिस वाला है जो इन दोनों में फूट डलवाना चाहता है। बट उस एक गुंडे के बेटे को रायन का भाई मार देता है, जिसके बाद रायन अपने भाई बहनों को कैसे बचाता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, ये सब तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी को धनुष ने ही लिखा और डायरेक्ट किया है। मूवी की एक्टिंग की बात करें तो सभी की एक्टिंग कमाल की है। मूवी लगभग 2.5 घंटे की है, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक स्टोरी के साथ साथ एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे। मूवी के बीच में थोड़ा सा लगेगा कि मूवी को स्ट्रेच किया जा रहा है, बट धनुष की एक्शन फाइट देखकर आप उसको भी भूल जाओगे। धनुष के पास वुल्वरिन टाइप का एक पेचकस है, जिससे वो कब किसको कहाँ मार दे उसका कोई ठिकाना नहीं। मूवी का स्टोरी बाकी स्टोरी की तरह ही है, जिसे हम नया नहीं कह सकते, बट इस मूवी को जो अलग बनाती है वो है एक्टिंग, एक्शन सीन और लास्ट का ट्विस्ट, जिसे देखकर आप बोलोगे कि ठीक किया। मूवी पैसा वसूल तो है, तो जाओ देखो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मूवी कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइनली विकी कौशल की मोस्ट अवेटेड मूवी छावा थिएटर में रिलीज हो चुकी है, एंड जिस तरह से विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर को प्ले किया है, आप उनकी तारीफ करते नहीं थकोगे, क्योंकि इसमें विकी कौशल की एक्टिंग परफॉर्मेंस, दहाड़ने का तरीका एंड स्वभाव सभी जबरदस्त है। बट इस मूवी की कुछ बातें ऐसी है जो कि इस मूवी को इतना अच्छा होते हुए भी कमजोर कर देती है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो क्यों है और उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, आइए इन सब के बारे में डिटेल से बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज के ऊपर बनी इस मूवी में विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का और रश्मिका मंदाना ने उनकी पत्नी का भूमिका निभाया। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है छत्रपति संभाजी महाराज के राजा बनने से, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर आ चुकी है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को कितना और कैसे आगे लेकर जाते हैं, यही इस मूवी में दिखाया जाता है। मूवी की अगर बात करें तो इसका फर्स्ट हाफ कब निकल जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, स्पेशली स्टार्टिंग के 20-25 मिनट जो इतना बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होती है, जो ये बताने के लिए काफी है कि मूवी किस लेवल की बनी है और मेकर्स इस मूवी को लेकर कितना सीरियस है। एंड इसी 25 मिनट में आपको दोनों शेरों का दर्शन होगा, जिसे देखकर आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। अब वो 2 शेर कौन है ये तो आप समझ ही गए होंगे।
छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद औरंगजेब को लगता है कि अब उसके लेवल का कोई भी नहीं बचा है। पर तभी संभाजी महाराज अपनी कुछ सेना को लेकर औरंगजेब की एक शहर पुरानपुर पर हमला करके ये बता देता है कि शेर भले ही न रहा हो, बट उसका बेटा छावा अभी भी जिंदा है। जिसे देखकर औरंगजेब काफी बौखला जाता है और वो ये प्रण लेता है कि वो जिस ताज के लिए अपने परिवार वाले एंड अपने बाप तक को मार दिया था, उस ताज को तभी पहनेगा जब वो छत्रपति संभाजी महाराज को मारेगा, जिसके लिए वो अपनी पूरी सेना को दक्कन के लिए बढ़ाता है। इस बीच संभाजी महाराज औरंगजेब की सेना पर इनडायरेक्टली स्ट्रेटेजी बनाकर काफी बार हमला करता है एंड यही इस मूवी का वीक पॉइंट भी है। नो डाउट मूवी काफी अच्छी है, चाहे वो एक्टिंग के मामले में हो या फिर डायरेक्शन के मामले में, बट यहाँ पर इसकी स्टोरी एंड प्रेजेंटेशन काफी फीका लगता है, क्योंकि ये सभी हमले कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है ये आपको पता भी नहीं चलता, जो कि इस मूवी पर काफी इम्पेक्ट डालती है। क्योंकि मूवी की बाकी सभी चीजें बहुत अच्छी है, जिससे इसकी छोटी सी मिस्टेक हाईलाइट हो जाता है। अगर लॉजिकली सोचे तो इसकी सरप्राइज अटैक वाले हमले को अगर उसे प्रॉपर टाइम देकर दिखाते तो इसकी टाइमलाइन 3 घंटे की हो जाती, जिसे जल्दी दिखाने के लिए इन हमलों को काफी फास्ट कर दिया है, जिसे या तो डायरेक्टर को दिखाने नहीं आया या फिर फुल सीन शूट करके पुष्पा 2 की तरह इसे कट कर दिया होगा, ताकि मूवी फास्ट पेंस लगे। एंड अगर आप नॉर्मल ऑडियंस है तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मूवी में विकी कौशल एंड अक्षय खन्ना ने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस तो दिया ही है, उसके साथ साथ कोई और भी है जो कि ये तारीफ डिजर्व करता है, और वो है विनीत कुमार, जो कि इस मूवी में कवि कलश का रोल प्ले किया है। कवि कलश एक कवि है जिसकी कविताएं सीधा दिल पर और तलवार सीधा दिमाग में घुसती है। जिसकी कविता हो या फिर जंग लड़ते हुए उसका तलवार चलाने का तरीका, वो आपको काफी पसंद आएगा। एंड यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा इस मूवी के डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर की, जिन्होंने सही एक्टर के साथ सही प्रेजेंटेशन दिया है, जिसका झलक आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सभी जगह मिल जाएगा। क्योंकि अगर कोई एक्टर नेक्स्ट लेवल एक्टिंग कर रहा है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे करवा कौन रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई सोना खरा भी है मगर वो उसको बनाने वाला जोहरी एक लोहार है, तो उस सोने को कभी भी एक अच्छा गहना नहीं बना सकता, ना ही उस गहने को उसकी सही कीमत दिला सकता है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मूवी के स्टार्टिंग और क्लाइमेक्स में मिल जाएगा। जब विकी कौशल को शेर की तरह दहाड़ते हुए देखोगे तो आपका खून खौल जाएगा एंड आपका दिल भी सहम जाएगा। जिस अंदाज में विकी कौशल ने संभाजी महाराज के कैरेक्टर को प्ले किया है, ऐसा लगता है कि साक्षात संभाजी महाराज अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो। एंड क्लाइमेक्स में जो उसके साथ होता है उसे देखकर तो आपको रूह ही कांप जाएगा। ओवरऑल देखे तो इस मूवी की स्टोरी, एक्टिंग, एक्शन सीन, म्यूजिक, डायरेक्शन सभी जबरदस्त है, जिसकी जितनी तारीफ करे उतना कम है। अगर आप घर में बैठकर ये सोच रहे होंगे इसे ओटीटी पर आने दो उसके बाद देखेंगे, तो सच कहूं तो आप एक मास्टरपीस मूवी को मिस कर रहे हैं। कुछ नहीं तो आप विकी कौशल की एक्टिंग देखने जाओ, क्योंकि उसे देखकर आपकी होश से उड़ जाएंगे। जॉन विक की दुनिया में जहां हर एक गोली एक कहानी कहती है, वहाँ एक ट्रेंड एसेसन पागल लड़की बदला लेने निकल चुकी है, और वो भी एक ऐसे इंसान की जो सभी एसेसन का बाप है, जो शिकार पे निकलता है तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, जिसने अब तक 400 से 500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। यस, मैं बात कर रहा हूँ जॉन विक की। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं, थिएटर्स में बेलरीना नाम से एक मूवी रिलीज हुई है जो कि जॉन विक वर्ल्ड का हिस्सा है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये जॉन विक यूनिवर्स का हिस्सा है। अगर मेकर्स जॉन विक यूनिवर्स बनाने की सोच रहे होंगे तो बेलरीना उसका फर्स्ट ब्रांच होगा, यानी कि फर्स्ट शाखा। बेलरीना की स्टोरी टेक प्लेस करती है जॉन विक 3 और 4 के बीच में। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो और सोच रहे हो कि इसमें हमें कोई स्पॉइलर देखने को मिलेगा, तो नहीं, इसमें आपको कोई भी स्पॉइलर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको स्पॉइलर मिल भी गया तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी टाइप की मूवीज में, स्पेशली जॉन विक की मूवीज में, स्टोरी मैटर नहीं करती। मैटर करती है तो इसका एक्शन सीक्वेंस, और वो इसका वो टॉप क्लास का है। अगर आपने जॉन विक की मूवीज देखी होगी तो आपको पता होगा इसकी स्टोरी कितनी सिंपल होती है, इतना कि उसे एक बच्चा भी समझ जाए। एंड बेलरीना भी जॉन विक यूनिवर्स का ही हिस्सा है, तो उसकी स्टोरी को भी काफी सिंपल रखी गई है। बेलरीना की स्टोरी स्टार्ट होती है यू मेकारो की बचपन से, जहाँ कुछ किलर्स उसके घर में घुस के उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उस हमले में उसका बाप मारा जाता है। बट यू मेकारो उन सेशन के हाथ में बने सिंबल्स को देख लेती है और उसे देखने के बाद ये डिसाइड करती है कि वो अपने डैड के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसके बाद उसे एक माफिया फैमिली अडॉप्ट कर लेते हैं और उसे वो सब चीज सिखाते हैं जिससे वो एक ट्रेंड एसासन बाउंटी हंटर बन सके। जब वो बड़ी हो जाती है और गन, तलवार, लात भूसे सभी चलाना सीख जाती है, तो उसे मिशन पर भेजा जाता है और वो उन मिशन को बहुत अच्छे से भी करती है। बट एक मिशन के दौरान उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो उसे उसके पास्ट लाइफ में वापस ढकेल देती है, जिसके बाद वो थोड़ा सा भटक जाती है और वो अपने सवालों के जवाब जानने के लिए शिकार पर निकलती है, जहां उसे मिलता है जॉन विक।
अब वो उसे रोकने आया है या फिर उसका साथ देने आया है, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। एक्शन की बात करें तो ये भले ही फीमेल लीड एक्ट्रेस की मूवी है, बट फिर भी एना दी आर्म्स आपको ये फील नहीं होने देती कि ये जॉन विक से कम है। अगर यू मेकारो को जॉन विक के कैरेक्टर से कंपेयर करे तो इन दोनों में सिर्फ 19-20 का ही फर्क है। चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात हो, गन शॉट की बात हो या फिर चाकू छुरी लात घुसे की बात हो, यू मेकारो जॉन विक के कैरेक्टर से किसी भी मामले में कम नहीं लगती। एंड एक टाइम पर तो ऐसा लगता है कि कहीं ये ही जॉन विक के ऊपर भारी न पड़ जाए, बट एट द एंड बाप बाप होता है। इसकी कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे बहुत पसंद आई और वो आपको भी बहुत पसंद आएगा। इसका गेम टाइप का डायरेक्शन, ग्रेनेड वाला शॉट और फायर गन वाला सीन आपको बहुत पसंद आएगा। और उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, अगर कोई ग्रेनेड से मर रहा है या उसके हमले से कोई बच गया तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि वो मरा होगा कि नहीं, और वो मरा होगा तो उसका बॉडी का क्या हुआ होगा। एंड फायर गन वाली शॉट्स की तो क्या ही तारीफ करूं, उसे देखकर तो आपको मजा ही आ जाएगा। ऐसा लगता है दो ड्रैगन आपस में आग उगल रहे हो। अगर मैं इसमें जॉन विक की बात करूं तो इसमें वो सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए आते हैं, बट फिर भी उसका भौकाल रुतबा यू मेकारो से ज्यादा लगता है। कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्या हम इसे इसके बाकी पार्ट्स को देखे बिना भी देख सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, आप इसे इसके बाकी पार्ट्स को देखे बिना भी देख सकते हो, जिसमें आपको स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। बट इससे आपको कैरेक्टर्स को समझने में काफी परेशानी हो सकता है, जैसे कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ से आया है और वो क्या काम करता है। एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर आपको एक्शन, थ्रिलर, डॉन, माफिया वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड अगर आप जॉन विक के फैन हैं तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते स्क्विड गेम ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसे उसके फैन सालों तक नहीं भूल पाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा, स्क्विड गेम सीजन 3 स्क्विड गेम का लास्ट सीजन था, बट जिस तरह से स्क्विड गेम सीजन 3 का एंड हुआ है उसे देखकर लोग शॉक्ड है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। एंड आपके मन में भी ये डाउट जरूर होगा, पोस्ट क्रेडिट सीन में जिस महिला को दिखाया जाता है वो आखिर कौन थी। वैसे तो अब तक आपने स्क्विड गेम सीजन 3 देख ही लिया होगा, बट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए स्पॉइलर हो सकता है। स्क्विड गेम सीजन 3 के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा जिसमें स्क्विड गेम को 90s की एक ट्रू लाइफ गेम से इंस्पायर्ड बताई जा रही, जिसको मैंने गूगल पर क्रॉस चेक किया तो मुझे पता चला ये सिर्फ एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है जो तेजी से एक वीडियो के साथ वायरल हो रहा है। अब ये सच है या झूठ ये तो मुझे नहीं पता, बट गूगल के अकॉर्डिंग ये झूठ है। अब चलते हैं स्क्विड गेम सीजन 3 की तरफ। स्क्विड गेम सीजन 3 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से इसका सीजन 2 का एंड हुआ था। स्क्विड गेम सीजन 3 की स्टोरी सीजन 1 और सीजन 2 के मुकाबले काफी इमोशनल है, जिसमें हर एक कैरेक्टर को प्रॉपर टाइम देकर दिखाया जाता है। कहने को तो सीजन 3 सीजन 2 का ही हिस्सा है, जिससे पहले सीजन 2 में ही एंड करने का प्लान। स्ट्रेंजर थिंग्स किसको नहीं पसंद, बट क्या होगा अगर स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टोरी आपको 1-2 घंटे की मूवी में मिल जाए, वो भी आज के जनरेशन के हिसाब से और एक अच्छी स्टोरी और प्रेजेंटेशन के साथ में। ये जो मूवी है वो 2018 में आई थी, यानी कि आज से लगभग 7 साल पहले। एंड इसको देखकर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसे रिलीज हुए 7 साल हो चुके हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है कि अभी अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक ब्रूटल मर्डर से, जहाँ एक महिला अपने गुंडों से कुछ लोगों को मरवा रही होती है, बट उनमें से एक बच्ची वहां से भाग जाती है, जिसको पकड़ने के लिए वो महिला अपने कुछ आदमियों को भेजती, बट वो नहीं मिलती तो वो खुद ही मर जाएगी समझकर छोड़ देते हैं। बट उनको नहीं पता था कि वही लड़की एक दिन उनका गेम बजाएगी। उसके बाद कहानी 10 साल बाद स्टार्ट होती है, जहाँ वो जायुन नाम की लड़की एक स्ट्रेंजर फैमिली के साथ एक सिंपल सी जिंदगी जी रही होती है, बट उसके वो परिवार वाले आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं। तो जायुन स्कूल से आने और जाने से पहले अपने घर वालों की मदद के लिए कुछ काम करती है ताकि उनकी आर्थिक तंगी सुधर सके। बट हमें पता चलता है कि जायुन की आदत जा चुकी है एंड उसी की वजह से उसे रातों को नींद नहीं आती और उसकी नाक से खून भी निकलता है। इन सब को सुधारने और कुछ पैसे कमाने के लिए वो एक स्टेज शो कंपटीशन में भाग लेती है, जहां वो अपने दोस्त के कहने पर एक जादू दिखाती है, जिसको दिखाने के लिए उसको पैसे मिलते हैं। यहाँ तक तो आपको इसकी स्टोरी काफी स्वीट, सिंपल और नॉर्मल लग रहा होगा, बट इसके बाद जो होता है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब एग्जैक्टली क्या होता है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, वरना वो स्पॉइलर हो जाएगा। बट बिना स्पॉइलर किए मैं आपको इसकी और थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट इसको लेकर और भी बढ़ जाए। दरअसल जायुन एक टेस्ट सब्जेक्ट होती है जिसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, बट एक दिन वो अपने आप ही से बाहर हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। बट उसके शो में जादू दिखाने के कारण उन लोगों को पता चल जाता है कि वो लड़की यही है और वो जिंदा है। तो वो महिला फिर से जायुन के पीछे कुछ गुंडे भेज देती है। अब वो महिला जायुन को पकड़ पाएगी या नहीं ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी की सबसे खास बात यही है कि इसकी स्टोरी धीरे धीरे बढ़ती है।
बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें एक के बाद एक ट्विस्ट देखने को मिलता है एंड इसका लास्ट वाला ट्विस्ट तो और भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसको देखकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। इस मूवी का नाम है द विच पार्ट 1 दी सबवर्जन। इस मूवी की स्टोरी, प्रेजेंटेशन, स्टोरी बिल्डअप एंड एक्शन सीन काफी कमाल का है। स्पेशली लास्ट का एंडिंग वाला फाइट जिसमें सभी सुपर पावर वाले लोग एक साथ भिड़ते हैं। आई नो आप में से बहुत से लोगों ने इसे बहुत पहले ही देख लिया होगा, बट मैं किसी कारणवश इसे देख नहीं पाया था, या फिर कहूँ मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। बट अब फाइनली मैंने इसे देख लिया है तो मैं आपको इसे जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इसे देख। इस मूवी की लेंथ सिर्फ 2 घंटे 5 मिनट की है, जिसकी स्टार्टिंग का 1 घंटा आपको ऐसा लगेगा कि इसकी स्टोरी काफी स्लो है, बट जैसे ही सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है ये मूवी कब स्टार्ट होगी और कब खत्म होगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इस मूवी की लीड रोल को प्ले किया है किम दामी ने एंड उसके सपोर्टिव रोल यानी कि उसके बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले किया है गो मिन सी ने, जिन्हें आपने द फ्रॉग एंड स्वीट होम जैसी सीरीज में देखा होगा। तो कह सकते हैं कि इसमें काफी सारे पॉपुलर एक्टर्स भी है। वैसे तो मैंने अभी इसका पार्ट 2 नहीं देखा है, बट आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर भी रिव्यू कर दूंगा। बाकी ये मूवी आपको प्राइम वीडियो एंड MX प्लेयर पर देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली ऋतिक रोशन एंड जूनियर NTR स्टारर वार 2 का टीजर ड्रॉप हो चुका है एंड ये टीजर है तो काफी छोटा, बट इसमें काफी सारी हिडन डिटेल्स छुपी हुई है। तो आज हम इन्हीं हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे एंड इसके टीजर के बारे में जानने से पहले आप इसके मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में जान लो कि ये मूवी कहाँ से आई है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। आई नो आप सभी को इन सब के बारे में पहले से ही पता होगा, बट टाइम के साथ साथ वो यादें धुंधली हो जाती है, तो थोड़ा सा रिकैप तो बनता है ताकि इसकी जो पिछली स्टोरी है वो आपको फिर से याद हो जाए। वार 2 2019 में आई वार का सीक्वल है जिसमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वानी कपूर लीड रोल में थे, जो कि यश राज की स्पाई यूनिवर्स की 3rd मूवी थी, जिसका न्यू 2012 में एक था टाइगर से रखा गया था, जिसमें सलमान खान और कटरीना कैफ की जोड़ी थी, जिसको लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो लोगों की डिमांड को देखते हुए 2017 में एक और मूवी रिलीज किया गया जिसका नाम था टाइगर जिंदा है एंड अगेन इसमें सलमान खान एंड कटरीना कैफ एक साथ नजर आते हैं, जो रॉ का एक बेहतरीन एजेंट होते हैं एंड यही से होती है स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत, जब मेकर से डिसाइड करते हैं कि हम इन मूवीज को सिर्फ 1-2 एक्टर्स या 1-2 मूवीज तक ही सीमित नहीं रखेंगे, हम इसे और भी बड़ा बनाएंगे। जिसके बाद अनाउंसमेंट किया जाता है वार मूवी, जिसमें ऋतिक रोशन ने मेजर कबीर और टाइगर श्रॉफ ने खालिद का रोल प्ले किया था, जो कि रॉ का एक स्पेशल और बहुत ही खास एजेंट होते हैं। बट मूवी के एंड आते आते तक हमें ये पता चलता है कि जिस टाइगर श्रॉफ को खालिद समझा जा रहा था वो तो पहले ही मर चुका है एंड ये जानने के बाद कि उसका स्टूडेंट मर चुका है एंड रॉ का कुछ एजेंट भी गद्दार है, मेजर कबीर यानी कि ऋतिक रोशन बागी हो जाता है और वो रॉ का साथ छोड़ देता है और वो रॉ के साथ न मिलकर वो अपने हिसाब से काम करता है और देश को बचाता है। जिसके बाद मूवी के एंड में यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन में कबीर आशुतोष राणा के कैरेक्टर से बात करता है, जो रॉ का हेड ऑफिसर होता है। वो उससे कहता है कि अब टाइम आ चुका है नई टीम बनाने का, ताकि आने वाले बड़े खतरे से निपटा जा सके। एंड ये हिंट पठान या टाइगर 3 के लिए नहीं था, बल्कि वार 2 के लिए था एंड इससे ये साफ हो जाता है कि वार 2 में ऋतिक रोशन अकेले नहीं होंगे, और अगर होंगे तो मूवी के एंड आते आते तक टाइगर, पठान, जूनियर NTR या कोई और एक कबीर के टीम से जुड़ जाएगा एंड अगर बाई चांस इसमें ऋतिक रोशन विलन हुआ तो वो एंड आते आते तक एक अच्छा इंसान बन जाएगा। उसके बाद वो फिर से अच्छाई का साथ देगा और देश के लिए लड़ेगा। एंड में आपको आगे जो बताने वाला हूँ उसे देखकर तो आप इसे मार्वल की कॉपी कर रहे हैं बोल दोगे एंड ये कॉपी ऐसा है जिसको देखकर आप काफी खुश हो जाओगे कि बॉलीवुड मूवीज में भी ऐसा होता है। एंड वो क्या है इसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। वार के 4 साल बाद 2023 में शाहरुख खान, जॉन अब्राहम एंड दीपिका पादुकोण स्टारर पठान रिलीज किया गया, जिसमें टाइगर का तो कैमियो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ इसमें कबीर और स्पाई यूनिवर्स की बाकी कैरेक्टर्स एंड स्टोरी को जोड़ने का काम करती है। एंड अगर अभी तक आपने पठान मूवी नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इसे जाकर कंप्लीट करो, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स का 50% जवाब आपको इसी मूवी में मिलेगा। पठान के स्टार्टिंग में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट कहीं पर तो आशुतोष राणा का कैरेक्टर पठान को जिम और कबीर के बारे में बताता है कि पास्ट में ये दोनों रॉ के बेस्ट एजेंट थे, बट अब बागी हो चुके हैं। एंड अपकमिंग मूवीज का हिंट देते हुए कहते हैं कि इस देश को ना तो टाइगर बचा सकता है, ना तो कबीर, ना ही पठान। यानी कि उसका कहने का ये सीधा मतलब था कि कोई ऐसा है जो इन तीनों बेस्ट एजेंट के ऊपर भी भारी पड़ेगा। अब वो जूनियर NTR है या फिर कोई और एजेंट, इसका जवाब तो हमें वार 2 के एंड में ही मिले कि कौन सा कैरेक्टर किसके साइड है और कौन सा कैरेक्टर और एक्टर इस यूनिवर्स से जुड़ने वाला है।
पठान के बाद अगेन सलमान खान की थर्ड मूवी टाइगर 3 रिलीज होती है, जो स्पाई यूनिवर्स की फिफ्थ मूवी थी, जिसमें सलमान खान, कटरीना कैफ के अलावा एक और कैरेक्टर जुड़ता है, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी पाकिस्तान का आईएसआई का हेड होता है, जो कटरीना कैफ का यानी कि जोया का पुराना बॉस होता है। एंड वो टाइगर और जोया को इंडिया में गद्दार साबित करने की कोशिश करता है, बट सलमान खान इन सब से निकल जाता है और वो अपने साथ साथ अपने देश को भी बचा लेता है। एंड इस मूवी में पठान का कैमियो भी दिखाया जाता है, जो सलमान खान को बचाने के लिए आता है। और ये कैमियो सिर्फ 5-10 सेकंड का कैमियो नहीं था, बल्कि वो 5 से 10 मिनट का एक प्रॉपर सीन था, जिसमें वो एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ते हैं। जिसके बाद एंड में हमें ऋतिक रोशन को भी दिखाया जाता है। एंड ये वही सीन, एंड ये वही जगह होता है जिसको टीजर में भी दिखाया गया। एंड मैं इसी सीन के बारे में बात कर रहा था कि अब स्पाई यूनिवर्स वाले भी मार्वल की तरह ही छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हैं और डिटेलिंग पर भी। हाँ, ये परफेक्ट नहीं है, बट कुछ न करने से तो अच्छा है। अब ये सीन एग्जैक्टली कहाँ का है ये बता पाना तो काफी मुश्किल है, बट समुराई, तलवार और बैठने का स्टाइल देखकर लगता है कि चाइना या जापान में से कोई एक जगह है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो टाइगर 3 वाला सीन स्टार्टिंग का सीन है, जहाँ पर कबीर का एंट्री होता है। एंड वार 2 के टीजर में जो सीन दिखाया है वो फाइट का बीच का सीन है, जब वो वहाँ के गुंडों को मारते हुए बॉस के करीब पहुँच जाता है। एंड शायद तुमने नोटिस नहीं किया, हम कैमियो और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते करते स्टोरी के बीच में आ चुके हैं। तो अब चलते हैं फाइनली वार 2 के टीजर की तरफ। अगर आपने टीजर देखा होगा तो आपने इसमें एक चीज नोटिस किया होगा कि इसमें जूनियर एनटीआर को थोड़ा ज्यादा दिखाया है, क्योंकि उसका बर्थडे था। बट इसमें एक और नोटिस करने वाली चीज है, इसमें कहीं पर भी स्टोरी रिवील नहीं किया गया है। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सिर्फ फाइटिंग दिखाई जाती है। तो इसकी स्टोरी कैसी होगी इसके बारे में बता पाना काफी मुश्किल होगा जब तक इसका ट्रेलर ना आ जाए, बट हम कुछ थ्योरीज बना सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। टीजर की बात करें तो टीजर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, चाहे वो एक्शन के मामले में हो, स्वैग के मामले में हो, या फिर स्लो मोशन के मामले में। एंड ऋतिक रोशन का भेड़िया के साथ चलने वाला सीन और एंड में इसको घुमाने वाला सीन और भी नेक्स्ट लेवल लगता है। एंड जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि ये एक एड जैसा लग रहा है, तो वो सही भी कह रहे हैं, क्योंकि वो कहीं कहीं पर ऐसा लगता भी है। एंड कहीं कहीं पर तो ऐसा लगता है सीजीआई वीएफएक्स से बनाई हुई चीजें काफी लाइटिंग दे रही है और अलग से ही पता चल रहा है। इस मूवी के लीड रोल में होंगे ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर एंड कियारा आडवाणी। एंड जब मैं इसके कास्ट लिस्ट को चेक कर रहा था तो मुझे इसके कास्ट लिस्ट में एक और एक्टर का नाम दिखा, और वो एक्टर है जॉन अब्राहम, यानी कि जिम का कैरेक्टर, जो पठान मूवी का मेन विलन था। ऐसा लग रहा है इसमें हमें काफी सारी एक्शन सीन, सस्पेंस, ट्विस्ट एंड कैरेक्टर के साथ साथ इसके बाकी पार्ट्स को भी बहुत अच्छे से जोड़ा जाए, क्योंकि ये यूनिवर्स अब काफी आगे जा चुका है। तो अब इनको वैसा ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब मूवी के एंड में सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाने से काम नहीं चलेगा। अभी तक ये 100% कंफर्म नहीं हुआ है कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर गुड है या बैड, वो कौन है और वो किसके लिए काम करता है। अगर वो कबीर के साथ मिलता है तो हीरो का टीम काफी पावरफुल हो जाएगा, जिसमें टाइगर, पठान, कबीर एंड वो खुद होंगे। बट अगर वो विलन के साथ होंगे तब तो कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि एक तरफ सलमान, शाहरुख एंड ऋतिक, तो दूसरी तरफ जॉन अब्राहम एंड जूनियर एनटीआर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर जॉन अब्राहम का कैरेक्टर जिम का साथी है या उसका स्टूडेंट है, जो जिम का बदला लेने आया है। वार एंड एक्शन सीन की बात करें तो इसका एक्शन सीन बहुत ही धांसू है एंड हॉलीवुड लेवल की लग रही है। एंड हॉलीवुड से याद आया, इसकी काफी सारी फाइटिंग सीन पाकिस्तान, यूएई, सीरिया, रसिया, यूके, साउथ कोरिया एंड जापान की है, जिसको आप टीजर में भी देख सकते हो। इस मूवी को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने वेकअप, सीड, ये जवानी है दीवानी एंड ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है, जिसको देखकर तो यही लगता है कि ये मूवी सेफ हाथों में गया है। बट अभी इसकी सीजीआई वीएफएक्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा, वार 2 के बाद आलिया भट्ट की अल्फा एंड पठान 2 आने वाली है, जो यश राज की स्पाई यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेगा। अब देखते हैं कि मेकर्स इन सब मूवीज को एक साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और कितना सक्सेसफुल बना पाते हैं। अगर आपके मन में कुछ डाउट हो या आपको कुछ समझ न आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो जस्ट अभी मैंने दे दे प्यार दे 2 का ट्रेलर देखा और मुझे कोई उम्मीद नहीं था कि ये ट्रेलर इतना अच्छा होगा, क्योंकि मैंने इसके थंबनेल को देखकर ऐसे ही रेंडमली क्लिक किया था। एंड सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था कि इसका पार्ट 2 बन रहा है। एंड स्टार्टिंग के कुछ सेकंड को देखकर तो लिटरली मैं यह सोच रहा था कि क्या इसका पार्ट 2 बनाने की भी जरूरत था, क्योंकि इसका पार्ट 1 उतना कुछ खास था नहीं। एंड ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं आया, बट इतना भी ज्यादा नहीं आया कि मैं उसकी तारीफ कर सकूं। बात करें इसके ट्रेलर की तो इसका ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा फन, थोड़ा गम और फैमिली ट्रेजेडी नजर आ रहा है। एंड ऐसी खट्टी मीठी फैमिली लव स्टोरी ड्रामा देखना किसको नहीं पसंद, चाहे तुम किसी भी एज के हो, बट ऐसी मूवी को देखकर तुम एंजॉय जरूर करोगे। एंड इससे तुम एग्री करो या ना करो, सो दे दे प्यार दे 2 का फर्स्ट पार्ट आया था 2019 में, यानी कि आज से लगभग 6 साल पहले। एंड यकीन नहीं होता कि इसे रिलीज हुए 6 साल बीत चुके हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कल ही की बात है। एंड इसे रिलीज हुए 1-2 साल ही हुए
स्टोरी की बात करें तो इसमें अजय देवगन जो कि 50+ के है, वो 25 साल की रकुल प्रीत को पटाने वाले। जो फर्स्ट पार्ट में अजय देवगन की जीएफ, पार्ट 1 में रकुल प्रीत अजय देवगन के फैमिली के घर में गई थी एंड उसमें हमें अजय देवगन की फैमिली ट्रेजेडी देखने को मिला था। बट इसमें यानी कि पार्ट 2 में अजय देवगन रकुल प्रीत के घर में जाएगा एंड इसमें हमें रकुल प्रीत की फैमिली वालों की स्टोरी देखने को मिलेगी कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो एक 50 साल के बुढ़े को अपना पति बनाने के लिए अपने घर में लाती है। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें अजय देवगन और रकुल प्रीत के अलावा गौतमी कपूर, आर माधवन एंड जावेद जाफरी नजर आने वाले हैं एंड इनके अलावा मिजान जाफरी भी नजर आने वाले हैं जो अजय देवगन और रकुल प्रीत के बीच में फूट डालने का काम करेगा। ये मूवी अगले महीने 14 नवंबर को रिलीज होगी। तो कौन कौन इसको देखने वाले हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। जब तक मैंने लोका चैप्टर 1 नहीं देखा था तब तक मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऐसा क्या होगा इस मूवी में जिसकी लोग इतनी तारीफ कर रहे। बट इसको देखने के बाद अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्या नहीं है इस मूवी में। वेल, इन सब के बारे में हम डिटेल से तो बात करेंगे ही, बट उससे पहले मेकर्स को बहुत सारा थैंक यू कि उन्होंने इसे इतनी जल्दी हिंदी डब में रिलीज कर दिया। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं, ये मूवी 28 अगस्त को अपने होम टाउन पर रिलीज हो चुकी है और इसने अपना रीजनल लैंग्वेज में ही अपना बजट रिकॉर्ड कर लिया है और अब जो ये हिंदी डब में रिलीज होगी वो इनका शुद्ध कमाई होगी। स्टोरी की बात करें तो लोका चैप्टर 1 चंद्रा की स्टोरी 3 ऐसे लौंडों की कहानी है जो एक अपार्टमेंट में नए शिफ्ट हुए हैं एंड उसी के साथ उसके सामने वाले अपार्टमेंट में एक लड़की भी शिफ्ट हुई है जिसको ये 3 लौंडे पटाने की कोशिश करते हैं। पर जैसे जैसे ये लोग उसके पास जाते हैं इनके साथ कुछ मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। अब एक्चुअली इन लोगों के साथ क्या होता है, वो लड़की कौन है और वो इतना मिस्टीरियस क्यों है, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अब मूवी की स्टोरी आपको सुनने में काफी सिंपल लग रहा होगा बट मूवी यही से गेम खेलती है। फर्स्ट हाफ में जहाँ मूवी कॉमेडी, सस्पेंस, मिस्ट्री को लेकर सिंपल वे में चलता है, वही सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही मूवी यहाँ से सीधा यहाँ आ जाती है और मूवी शेयर करता है अपना मेन मोटिव कि आखिरकार जो कुछ भी चल रहा था, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होने वाला है वो क्यों हो रहा है और कल्याणी का कैरेक्टर यानी कि चंद्रा कौन है और वो कहाँ से आई है और उसका मेन मोटिव क्या है। सच कहूँ तो जितना मैंने इस मूवी से एक्सपेक्ट किया था ये मूवी उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। स्पेशली इस मूवी के एक्टर्स और कैरेक्टर्स जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिनको मूवी में देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था कि डैम ये लोग भी है, अब तो और भी मजा आएगा। एंड सच कहूँ तो उन लोगों को सेकंड पार्ट में देखने में और भी मजा आएगा क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है जो अभी भी मिस्ट्री है। सुनने में आया है कि ये मूवी 30 करोड़ के बजट में बनी है बट इसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये 30 करोड़ की बजट में बनी है क्योंकि इस मूवी की CGI VFX क्वालिटी के सामने बड़ी बड़ी हाई बजट वाली मूवीज की क्वालिटी भी कम है और इसने 30 करोड़ की बजट में वो क्वालिटी दिया है जिसे 300-400 करोड़ में बनी मूवी भी नहीं दे पाते। एंड जब आप इस मूवी को देखोगे तो आप खुद ही कंपेयर कर लेना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इस मूवी के लीड रोल को प्ले किया है कल्याणी प्रियदर्शन और नेल्सन ने एंड ये मूवी मलयालम इंडस्ट्री की फर्स्ट फीमेल सुपर हीरो मूवी है। बात करें एक्टिंग की तो इसमें कल्याणी और नेल्सन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस तो दिया ही है, लेकिन मैं जिससे इम्प्रेस हुआ हूँ वो है ये पुलिस वाला और ये और कोई नहीं, लियो मूवी में जो साइको का रोल प्ले किया था वही एक्टर है। मूवी की लेंथ लगभग 2.5 घंटे की है और इसका इतना रन टाइम होने के बावजूद भी इसमें एक भी फालतू का सॉन्ग नहीं है और यही चीज मुझे इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात लगती है। जिस तरह से इसमें सुपर हीरोज के पावर को प्रेजेंट किया है वो काफी कूल है एंड वो देखने में भी काफी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि उसे CGI VFX से बनाया गया हो। हाँ, बट इतना जरूर कहूंगा कि उसे और भी अच्छे से दिखाया जा सकता था, बट जितना भी दिखाया है वो भी काफी है क्योंकि इंडिया में ऐसी मूवी बहुत ही कम बनता है और बनता भी है तो वो उतना अच्छा नहीं होता। बट इस मूवी के केस में ऐसा नहीं है, इसमें सब कुछ एकदम परफेक्टली डाला है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं पास फास्ट है तो कहीं पास स्लो। एंड इस चीज के लिए मैं इसके राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर की जरूर तारीफ करना चाहूँ। एंड डायरेक्टर से याद आया, इस मूवी को डायरेक्ट किया है डोमिनिक अरुण ने जो कि इस मूवी का राइटर डायरेक्टर दोनों हैं। वैसे मूवी में और भी बहुत कुछ है लेकिन उसे बिना स्पॉइलर के बताना काफी मुश्किल होगा। इस मूवी की स्टोरी और डायरेक्शन तो अच्छा है ही, इस मूवी की एक्शन सीन और कैमरा एंगल भी बहुत ही कमाल का है और कहीं कहीं पर तो वन टेक शॉट भी है। एंड यही सब चीजें तो इस मूवी को बाकी मूवी से काफी हटके बनाता है। अगर आपको एक साफ सुथरी सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर मूवी देखना है तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2025 का फर्स्ट हाफ बीत चुका है और सेकंड हाफ जल्द ही बीतने वाला है। बट क्या आपको पता है कि अब तक कितनी मूवीज ने और कौन कौन सी मूवीज ने 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार किया है? एंड इस लिस्ट में तुम्हारी फेवरेट मूवी भी शामिल है।
जिसने बड़ी मुश्किल से अपना बजट और 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार किया है। तो वीडियो एंड तक देखना। जानता हूँ आप वीडियो पूरा नहीं देखते, इसलिए आज मुझे स्टार्टिंग में ही बोलना पड़ रहा है। तुम्हारे भाई को यूट्यूब पर वीडियो बनाते लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, पर अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए। तो तुम्हारे भाई को सपोर्ट की सख्त जरूरत है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिले। खैर, सपोर्ट करो या ना करो ये आपके ऊपर है। बट अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। इस लिस्ट में मैंने उन्हीं मूवीज को लिया है जिनकी रिलीज से पहले हाइप थी, जिनके बारे में लोग बात कर रहे थे कि ये मूवी अच्छी होगी। तो गलती से अगर कोई मूवी छूट जाए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। वैसे तो मैं इस वीडियो में बॉलीवुड और साउथ दोनों इंडस्ट्री की मूवीज को लेने वाला था, बट जैसे ही मैंने लिस्ट में मूवीज को ऐड करना स्टार्ट किया, साउथ की ही मूवीज 20-25 से पार चला गया। तो मैंने सोचा इस वीडियो को 3 पार्ट में बांट देते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ। तो इस वीडियो में हम केवल साउथ मूवीज के बारे में ही बात करेंगे एंड केवल उन्हीं मूवीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार किया है। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं रामचरण की गेम चेंजर से, जिसने गेम तो चेंज नहीं किया बट अपना हाइप जरूर चेंज कर दिया। ये मूवी बनी थी 450 करोड़ के हाई बजट में, जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा तो इजीली पार कर लिया, बट बाद में इससे अपना बजट भी रिकवर नहीं हुआ और ये मूवी डिजास्टर साबित हो गया। नेक्स्ट मूवी है डाकू महाराज, एंड गेस करो इसने कितना कमाया होगा? पूरे 126 करोड़। इस मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ और इसने इंडिया में 107 और वर्ल्ड वाइड 126 करोड़ का कलेक्शन किया। एंड देखा जाए तो इसने प्रॉफिट के मामले में गेम चेंजर से बेटर परफॉर्म किया। थर्ड मूवी है हिट द थर्ड केस, स्टारिंग नेचुरल स्टार नानी। इसने 60 करोड़ की बजट में वर्ल्ड वाइड 119 करोड़ की कमाई किया, बट इसने इंडिया में सिर्फ 94 करोड़ ही कमाए, जो कायदे से तो हिट है। बट इसके लिए मुझे काफी बुरा लगा, क्योंकि इसकी स्टोरी, एक्शन सीन, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, हर एक चीज अच्छा होते हुए भी इसने इंडिया में 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार नहीं किया। अब बात करते हैं मलयालम इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी L2M पुराण की, जिसने 180 करोड़ की बजट में वर्ल्ड वाइड 268 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। L2M पुराण 2025 की मलयालम इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है एंड इसको देखकर नहीं लगा था कि ये मूवी इतना कमाएगी, बट पावर ऑफ मोहनलाल एंड पृथ्वीराज सुकुमारन। 5th नंबर पर है थोड्रूम, एंड अगेन ये भी मोहनलाल की ही मूवी है। एंड गेस करो इसने कितना कमाया होगा? 100 करोड़, 200 करोड़? ना, पूरे 235 करोड़, वो भी सिर्फ 28 करोड़ की बजट में। इसने इंडिया में 140 तो वही वर्ल्ड वाइड 235 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जो प्रॉफिट के मामले में L2M पुराण से कई गुना ज्यादा है। नेक्स्ट मूवी है प्रदीप रंगनाथन की ड्रैगन, जो कि मेरा इस साल का वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मूवी में से एक, जिसे मैं आपको देखने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। बात करें इसकी बजट और कलेक्शन की, तो इस मूवी का बजट था सिर्फ 37 करोड़, जिससे इसने इंडिया में 118 और वर्ल्ड वाइड 151 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। एक चीज नोटिस कर रहे हो, जितनी भी कम बजट वाली मूवीज है वो कम में बम कमाई कर रही है, वही दूसरी तरफ 300 से 400 करोड़ की बजट में बनी मूवी प्रॉफिट तो छोड़ो, अपना बजट भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। खैर, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ, जिसका बजट किसी मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जितना बड़ा है। बट क्या ये मूवी अपना बजट रिकॉर्ड कर पाया? आइए जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लोकेश कनकराज की डायरेक्शन में बनी और रजनीकांत स्टारर कुली मूवी की, जिसका बजट तो आप सबको पता ही होगा। इस मूवी का बजट था 350 से 400 करोड़ और इसने इंडिया में कमाया कितना? सिर्फ 336 करोड़। अब आपको लग रहा होगा मूवी फ्लॉप हो गई होगी, बट नहीं, इसने इंडिया में भले ही 336 करोड़ कमाया हो, बट इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखे तो इसने वर्ल्ड वाइड 510 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसको मिलाकर मूवी हिट लिस्ट की कैटेगरी में पेल ढपेल कर एड हो चुका है। वैसे तो मैं इसके बारे में काफी कुछ बोलना चाहता हूँ, बट अगर मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा एंड अगेन ये लोग मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देंगे, तो चुप ही रहना ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम है कुबेर, स्टारिंग धनुष, रश्मिका मंदाना एंड नागार्जुन। इस मूवी का बजट था 120 करोड़, जिसने इंडिया में 106 और वर्ल्ड वाइड 138 करोड़ का कलेक्शन किया। शायद अब तक आपने नोटिस कर लिया होगा, बट अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो आपको बता दूं, इस लिस्ट में जितनी भी मूवीज है उन सबको मैंने रेंडमली रखा है, ना कि उसके बजट और उसके कलेक्शन के हिसाब से। एंड ये चीज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग वीडियो आधा देखते हैं और कमेंट करते हैं कि इस मूवी ने तो इससे ज्यादा कमाया है, तो ये मूवी इस नंबर पे कैसे है। एंड हाँ, और एक बात, इसमें मैंने जितने भी नंबर्स बताए हैं, जैसे कि इस मूवी का इतना बजट है और इतना कलेक्शन, तो वो आपको कहीं पर कम ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट मूवी है अजित कुमार की गुड बैड अगली, जिसने वर्ल्ड वाइड 243 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। वही इसकी बजट और कलेक्शन की बात करें तो ये मूवी बना था 200 करोड़ की बजट में और इसने इंडिया में कमाए कितने? सिर्फ 180 करोड़। बट इसके बावजूद भी ये मूवी हिट रहा
क्योंकि इसने वर्ल्ड वाइड अच्छा खासा कलेक्शन किया है। नेक्स्ट मूवी है 50 करोड़ की बजट में बनी संक्रांति वस्तु नाम, जिसने 50 करोड़ की बजट में इंडिया में 220 और वर्ल्ड वाइड 256 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जिसने कमाई के मामले में कुली और एल टू एम पुराण को भी पीछे छोड़ दिया है। देखा जाए तो इसने अपने बजट से 4 गुना ज्यादा कमाया है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की उस मूवी की जिसने सबसे कम कमाई की है, जिसने 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो पार किया है बट फिर भी फ्लॉप हो गया। मैं बात कर रहा हूँ पवन कल्याण स्टारर हरिहरा वीरमल्लू की, जिसने 250 से 300 करोड़ की बजट में सिर्फ 117 करोड़ कमाए, वो भी वर्ल्ड वाइड। एंड सोचो इसका इंडियन ग्रॉस कलेक्शन कितना होगा। अब बात करते हैं उन दो मूवीज की जिनके लिए तुम यहाँ तक आए हो, जो अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ लोका और महाअवतार नरसिम्हा की। एंड ये मूवी अभी भी थिएटर में कई जगहों पर लगा है। एंड आई एम श्योर आप इन दोनों मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे कि आखिरकार कितना पैसा छापा है इन दोनों ने अब तक। तो सबसे पहले बात करते हैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा की, जिसे रिलीज हुए आज 12 दिन हो चुके हैं और अब तक इसका इंडियन ग्रोस कलेक्शन 84 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 185 करोड़ हो चुका है। एंड इतना सब कमाया है इसने सिर्फ 30 करोड़ की बजट में। एंड डबिंग और एडवर्टाइजमेंट को ऐड कर दो तो 40 करोड़ मान के चलो। एंड हाँ, इसका फुल रिव्यू मेरे चैनल पर डला है, तो चाहे तो आप उसे जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं महाअवतार नरसिम्हा की, जो कि एक एनिमेटेड मूवी है। इसने 15 से 40 करोड़ की बजट में 246 करोड़ इंडिया में और 319 करोड़ वर्ल्ड वाइड छापा है। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड का ये मतलब नहीं है कि उसने 319 करोड़ अलग से कमाए हैं। जितने इसने इंडिया में टोटल कमाया है और बाहर जितना कमाया है, उन दोनों को मिलाकर ही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बनता है। जैसे कि इसका इंडियन ग्रोस कलेक्शन 246 करोड़ है, वही इसका वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 319 करोड़ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसने 565 करोड़ रुपए कमाए। इसका ये मतलब है इसने बाहर में सिर्फ 76 करोड़ रुपए कमाए हैं, और जितना उसने बाहर में कमाया होता है उसी को इंडियन ग्रोस कलेक्शन से जोड़ दिया जाता है। इस लिस्ट में टोटल 13 मूवीज थे, जिसमें से 2 डिजास्टर, 4 ब्लॉकबस्टर और बाकी 7 हिट या फिर एवरेज निकला। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी अभी जस्ट मैं एक ट्रोमाटाइज्ड मूवी को देखकर आ रहा हूँ, जिसका नाम है एक दीवानी की हैवानियत, सॉरी एक दीवाने की दीवानियत, स्टारिंग हर्षवर्धन राणे एंड सोनम बाजवा। तो इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है। इस मूवी में एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन का बेटा है स्टारिंग हर्षवर्धन राणे, जो एक गुंडा और आने वाला सीएम है, जिसे बचपन से पॉलिटिक्स से सिखाया गया है और उसे कोई ना नहीं बोल सकता, और जो उसे ना बोलता है वो उसे रास्ते से हटा देता है। और ऐसी ही एक रैली के दौरान उसे एक लड़की दिखती है अदा नाम की, प्लेड बाय सोनम बाजवा, जिसे देखते ही वो उसके प्यार में पड़ जाता है। एंड ये मूवी इसी की वजह से ट्रोल हो रहा है, क्योंकि इस मूवी का हीरो विक्रमादित्य भोसले लड़की को सिर्फ देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है, और सिर्फ प्यार में नहीं पड़ता, उसके पीछे कुत्ता बन जाता है। यानी कि उसकी बाहरी खूबसूरती को देखकर बिना उसके बारे में कुछ जाने उसके प्यार में पड़ जाता है। मतलब उसके प्यार में इतना पागल हो जाता है कि उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता। जो प्यार भी नहीं, एक टॉक्सिक पना है, यानी कि एक जिद, जिसे पाना है यानी कि पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाली उस लड़की का मन हो या ना हो। एंड यही चीज इस मूवी को काफी वियर्ड बनाती है। एंड स्टोरी तक तो ठीक ही है, लोग इसको झेल लेंगे, बट इसके बाद जो होता है वो इससे भी ज्यादा वियर्ड है और इससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल, जिसे देखकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ जो कि इस मूवी में ही हुआ है। अदा यानी कि इस मूवी की हीरोइन, वो एक मंच पर जाती है और भरे मंच में ये अनाउंस करके बोलती है कि जो इसको मारेगा मैं उसके साथ एक रात बिताऊंगी, जिसे सुनकर वहां पर खड़े लोगों के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग सुन पड़ जाएगा कि ये क्या बोल रही है। एंड इसके अलावा इस मूवी में जितनी भी जगह पर हीरो हीरोइन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उनमें से 90% जगह पर वो लोग डायलॉग और शायरी में बात कर रहे हैं। सिर्फ 10% जगह होगा जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर रहे होंगे। एंड मैं इसका बुराई कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मूवी एकदम ही बेकार है, बट उतना भी अच्छा नहीं है कि मैं इसकी तारीफ करूं। इट्स अ डिसेंट मूवी जो मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छा लगे, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये मूवी बिल्कुल भी पसंद ना आए, बट मैं इनमें से बीच वाला हूँ, जिसे ना तो ज्यादा अच्छा लगा ना तो ज्यादा बेकार। परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ तो इसमें हर्षवर्धन राणे एंड सोनम बाजवा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है, बट अगर स्टोरी ही वैसी हो तो इसमें एक्टर्स क्या कर सकते हैं। मूवी की लेंथ सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट की है, जो कि कहीं पर भी खींचा हुआ नहीं लगता। एंड बीच बीच में ट्विस्ट आते रहता है, भले ही वियर्ड क्यों ना हो, जो मूवी को बोरिंग फील नहीं कराता। डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिलाप जावेरी ने, जिन्होंने सत्यमेव जयते 2 को बनाया था। ओवरऑल देखे तो ये मूवी किसी के लिए बहुत ज्यादा बेकार है तो किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी, क्योंकि इसकी स्टोरी ही वैसी है।
वैसे तो इसमें कोई भी वल्गर सीन या अब्यूजिंग वर्ड नहीं है, बट मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा कि इसे आप अपनी फैमिली के साथ देखने मत जाना, वरना इसे देखकर कहीं वो आपको वहीं पर कूट न। फाइनली शाहरुख खान के बर्थडे के दिन यानी कि आज उनकी अपकमिंग मूवी किंग का टीजर ड्रॉप कर दिया गया है। तो कैसा है ये टीजर एंड क्या ये 1,000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगा? आइए थोड़ा सा मिर्च मसाला डालकर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे किंग खान शाहरुख खान। आई प्रे आप और भी ज्यादा तरक्की करो। किंग के 1 मिनट 12 सेकंड के इसके टीजर में वो सब चीज है जो हम देखना चाहते हैं, जो हम शाहरुख खान की मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो इसमें कूट कूट कर भरा है। बेहतरीन डायलॉग जैसे कि डर नहीं दहशत हूं मैं, बेहतरीन प्रेजेंटेशन, बेहतरीन लुक एंड बेहतरीन एक्शन सीन, स्पेशली वो गन से ऐसे करके मारने वाला शॉट, वो तो और भी कमाल का है। टीजर से इसकी स्टोरी पता नहीं चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट ये एक एक्शन थ्रिलर गैंगस्टर मूवी होने वाली है, जिसमें शायद शाहरुख खान एक कॉमन मैन गैंगस्टर का रोल प्ले करेंगे। एंड सुनने में आया है कि इसमें उसकी बेटी सुहाना खान भी होने वाली है, और इसमें भी वो उसकी बेटी का ही रोल प्ले करेगी। अब ये कितना सच है ये तो मूवी में ही पता चलेगा। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, अरशद वारसी, राघव जुयाल, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन एंड जैकी श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। एंड शॉकिंग बात तो यह है, इसमें इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट होने के बावजूद भी इसका बजट सिर्फ 200 करोड़ है, जिसे हजम करना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसकी क्वालिटी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ 200 करोड़ में बनी है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि किसी अंडू पांडू मूवी का बजट 400 से 500 करोड़ होता है, जिसका वीएफएक्स इतना बेकार होता है कि उसे हम आसानी से देख सकते हैं। एंड ऐसा बिग बजट टट्टी मूवी का एग्जाम्पल बहुत सारा है, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। एंड जिन्हें पता है वो कमेंट में बता देना। एंड बात करें इसके टीजर की तो टीजर मुझे बहुत पसंद आया। एंड मुझे लगता है शाहरुख खान के चाहने वालों के लिए इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट और कुछ नहीं होगा। एंड मानना पड़ेगा इस मूवी के डायरेक्टर आदित्य धार को, जिन्होंने शाहरुख खान के लेवल का प्रेजेंटेशन दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी शाहरुख खान के फैन हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।